नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। खबरों को विस्तार से जानें, आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं टॉप हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर समिट का करेंगे शुभारंभ। औद्योगिक विकास, व्यापार साझेदारी और एमएसएमई क्षेत्र पर होगा फोकस। दिल्ली में बीजेपी सरकार आज पूरा करेगी अपना एक और एजेंडा। विधानसभा के पटल पर रखी जाएंगी पिछली सरकार के कामकाज पर आधारित कैग की लंबित सभी 14 रिपोर्ट। डिप्टी स्पीकर का भी होगा चुनाव। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की दो टूक। आतंकवाद से किसी भी रूप में नहीं होगा समझौता, बहुपक्षीय प्रणाली की जरूरत पर दिया बल। दस 10,000 हैंड प्रिंटिंग और 550 शटल बसों के संचालन के साथ महाकुंभ में आज बनेगा एक और विश्व रिकॉर्ड। कल महाशिवरात्रि पर होगा महाकुंभ का समापन। और खेल की खबरों में चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को दी मात। सेमीफाइनल में पहुंचे भारत और न्यूजीलैंड, मेजबान पाकिस्तान बाहर। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने असम दौरे के दूसरे दिन एडवांटेज असम 2.0 निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन के जरिए असम की पूरी दुनिया तक अपनी विरासत और अपने विकास की कहानी को पहुंचाने का मौका मिलेगा। भारत में पूर्वोत्तर राज्यों की शान और साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे कहे जाने वाले असम के लिए मौका बहुत खास है। यह मौका है एडवांटेज असम 2.0 का। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के दौरान असम को पूरी दुनिया तक अपनी विरासत और अपने विकास की कहानी को पहुंचाने का मौका मिलेगा। दरअसल पूरी दुनिया की निगाहें असम की ओर खास तौर पर लगी हुई हैं, क्योंकि असम को साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे कहा जाता है, जो 840 अरब डॉलर के बड़े बाजार के अवसर खोलता है। बीते एक दशक में राज्य की औसत विकास दर 12.6% की रही है। साल 2023-24 में तो राज्य की 19% विकास दर ने सभी को चौंका दिया। राज्य में 65 औद्योगिक स्टेट और सेक्टोरल पार्क हैं। 180 किलोमीटर औद्योगिक गलियारा निवेशकों को आकर्षक विकल्प देता है। यूके, यूएई, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर समिट के पार्टनर कंट्री हैं। फिलीपींस, आइसलैंड, ऑस्ट्रिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया समेत 14 और देशों के प्रतिनिधि भी आ रहे हैं। अमेरिका, यूएई, न्यूजीलैंड, ताइपे के बिजनेस चैम्बर्स के अलावा विश्व बैंक, एडीबी, ईयू और एनडीबी भी सम्मेलन का हिस्सा होंगे। एडवांटेज असम 2.0 में अब तक 7,000 से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं। करीब 3 लाख स्क्वायर फीट एरिया में ब्रह्मपुत्र, बराक, कोपली, मानस, धानसीरी नदियों के नाम से हॉल्स बनाए गए हैं। शिखर सम्मेलन से ठीक पहले असम स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2025, एरो स्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी गई है। जैव प्रौद्योगिकी ने 2022-2027 के संशोधन को मंजूरी दी है। डायनेमिक शॉर्ट करियर प्रोग्रेशन योजना 2025 की शुरुआत की गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो टाटा ने जो सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाने का यहाँ पर निर्णय लिया है, उससे राज्य की पूरी दशा और दिशा बदलने जा रहे हैं। निवेशकों के मन में एक बड़ा विश्वास पैदा हुआ है। फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर्स, फूड एंड बेवरेजेस, मोबिलिटी एंड लॉजिस्टिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोकार्बन्स एंड टूरिज्म, खासतौर पर ग्रीन टूरिज्म एक बहुत बड़ा फोकस है। तो आप ये समझें कि इतने बड़े रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ये जो एडवांटेज आसाम 2.0 है पूरी तरह से तैयार है निवेशकों तक अपनी विकास की कहानी को पहुंचाने का। विरासत की कहानी भी पहुंचाई जाएगी, विकास की कहानी भी पहुंचाई जाएगी। अब तक एडवांटेज असम 2.0 के शिखर सम्मेलन के लिए 350 बैठकें तय हो चुकी हैं। 88,000 स्क्वायर फीट में 150 उद्योग असम से हैं, जिसमें टाटा, HUL, IOCL, ONGC, वेदांता, गेल, BCCL शामिल हैं। 1,000 स्क्वायर फीट में पारंपरिक उद्योगों जैसे ODOP, GI टैग स्पेशलिटीज का प्रदर्शन किया जा रहा है। राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के 2.5 लाख कारोबारियों को मंजूरी दे दी है। कैमरा पर्सन पीयूष वर्धन के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज, गुवाहाटी।
इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी के सरुसजाई स्टेडियम में चाय बागान जनजातियों के कार्यक्रम झुमोई बिनिंदिनी में शिरकत करी। कार्यक्रम में 8000 जनजातीय कलाकारों ने प्रस्तुति दी। देखिए डीडी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। गोटे जीवन बिसारिलेও अनेक दिवस राति सोबई के हमार जोहार অসম দেশৰ দৰে নেপাওঁ ইমান ৰসাল মাটি यहाँ एक अद्भुत माहौल है, ऊर्जा से भरा हुआ माहौल है। उत्साह, उल्लास और उमंग से ये पूरा स्टेडियम गूंज रहा है। इस जबरदस्त तैयारी में चाय बागानों की सुगंध भी है और उनकी सुंदरता भी है। और आप तो जानते ही हैं, चाय की खुशबू और चाय के रंग को एक चाय वाले से ज्यादा कौन जानेगा। झूमर और बागान संस्कृति से जैसे आपका खास रिश्ता है ना, वैसा मेरा भी रिश्ता है। इस तरह के भव्य आयोजनों से असम का गौरव तो जुड़ा ही है, इसमें भारत की महान विविधता भी दिखाई देती है। मुझे पूरा विश्वास है, पूरे हिंदुस्तान में आज आपके इस नृत्य की वाहवाही होने वाली है। करोड़ों भारतीयों के सपनों और आकांक्षाओं के साथ साथ देश सेवा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्पण सोमवार को एक बार फिर देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ही दिन में मध्य प्रदेश, बिहार और असम का दौरा किया। पीएम ने की एक दिन में 3 राज्यों की यात्रा। मध्य प्रदेश में किया नाश्ता, बिहार में दोपहर का भोजन, असम में हुआ रात्रि भोज। 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस सफर का उतना ही शानदार अंदाज में नेतृत्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश सेवा के लिए पीएम की इसी समर्पण भाव का नजारा सोमवार को भी हुआ। पीएम ने एक दिन में 3 प्रदेशों का दौरा किया। सोमवार सुबह पीएम मध्य प्रदेश में थे, जहां उन्होंने भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ किया।
इस पहल से राज्य में निवेश और संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। वहां से पीएम सीधे बिहार के भागलपुर पहुंचे, देश के अन्नदाताओं को बड़ी सौगात देने। पीएम ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त जारी की। पीएम के बटन दबाते ही 9 करोड़ 80 लाख से अधिक किसानों के खातों में 22,000 करोड़ से अधिक की रकम पहुंच गई। सोमवार शाम पीएम असम पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। नॉर्थ ईस्ट की समृद्ध संस्कृति के उत्सव में हिस्सा लेते हुए पीएम ने झुमोइर बिनंदिनी समारोह में हिस्सा लिया। 8,000 से अधिक कलाकारों की प्रस्तुति ने इस शाम को यादगार बना दिया। एक दिन में 3 प्रदेशों का दौरा और विभिन्न कार्यक्रमों में पीएम की शिरकत दिखाती है कि वो विकास और विरासत को साथ लेकर देश को नई ऊंचाई तक ले जाने की मुहिम में जी जान से जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री ने भागलपुर से महाकुंभ की आलोचना करने वालों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जनता कभी भी सांस्कृतिक विरासत से नफरत करने वालों को कभी माफ नहीं करेगी। भागलपुर से किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करने के मौके पर प्रधानमंत्री ने बीते 10 साल की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि अगर एनडीए सरकार ना होती तो शायद किसानों को यूरिया भी न मिल पाता। प्रधानमंत्री ने राजद पर सीधा राजनीतिक हमला किया और कहा कि जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं, उन्हें किसानों के दुख दर्द का एहसास कभी नहीं हो सकता। किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता में है। किसान को खेती के लिए अच्छे बीज चाहिए, पशुओं का बीमारी से बचाव चाहिए और आपदा के समय नुकसान से सुरक्षा चाहिए। पहले इन सभी पहलुओं को लेकर किसान संकट से घिरा रहता था। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं, वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। प्रधानमंत्री ने भागलपुर की धरती से लालू यादव की उस टिप्पणी पर भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने महाकुंभ को फालतू बताया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि जंगल राज वाले भी महाकुंभ को गालियां दे रहे हैं। सनातन और महाकुंभ पर टिप्पणी करने वालों को प्रधानमंत्री ने रविवार को भी मध्य प्रदेश के छतरपुर से पलटवार किया था। पूरे यूरोप की जितनी जनसंख्या है, उससे भी ज्यादा लोग अब तक एकता के इस महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। बिहार से भी गांव-गांव से श्रद्धालु एकता के इस महाकुंभ होकर आ रहे हैं। लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मैं जानता हूं, महाकुंभ को गाली देने वाले ऐसे लोगों को बिहार कभी भी माफ नहीं करेगा। कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। ये लोग हमारे पर्व
परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। बात सनातन की हो या एकता के महाकुंभ की, प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत अपने गौरवशाली विरासत को सहेज रहा है और विकास भी कर रहा है। उन्होंने बिहार की जनता को विश्वास दिलाया कि बिहार की पहचान जंगल राज में कुशासन वाली बन गई थी, लेकिन भविष्य में बिहार की पहचान विकास की होगी, सुशासन की होगी और बिहार के गौरवशाली अतीत वाली होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की सियासत में आज का दिन बेहद खास और राजनीतिक हलचल के लिहाज से बेहद अहम होने वाला है। एलजी के अभिभाषण से आज की कार्रवाई शुरू होगी। इसके साथ ही आज राज्य की पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार के प्रदर्शन पर कैग की 14 लंबित रिपोर्ट पेश की जाएंगी। कैग की लंबित रिपोर्ट में राज्य के वित्त, सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे, वाहनों में होने वाले वायु प्रदूषण, शराब विनियमन, मुख्यमंत्री आवास यानी शीश महल के नवीनीकरण में गंभीर अनियमितता और दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज की समीक्षा शामिल है। भाजपा ने आपके कार्यकाल के दौरान बार बार इन रिपोर्ट को जारी करने की मांग की थी। बीजेपी ने तत्कालीन आप सरकार को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देने के लिए अदालत का रुख भी किया था। भाजपा ने आप सरकार पर कथित भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए जानबूझकर ऑडिट में देरी करने का आरोप लगाया था। विधानसभा चुनावों के दौरान यह मुद्दा गहरा गया था, जिसमें भाजपा ने वित्तीय कुप्रबंधन के निष्कर्षों को दबाने के प्रयास के रूप में देरी को उजागर किया था। विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश होने के साथ ही डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव होना है। डिप्टी स्पीकर के लिए मोहन सिंह बिष्ट के नाम का ऐलान किया गया है। उत्तराखंडी मूल के मोहन सिंह बिष्ट 7 बार के विधायक हैं और इस बार उन्होंने मुस्तफाबाद जैसी बीजेपी के लिए कठिन माने जाने वाली विधानसभा सीट में एआईएमआईएम के उम्मीदवार ताहिर हुसैन को शिकस्त देकर जीत हासिल की। 27 फरवरी तक चलने वाले इस सत्र में दिल्ली के उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा भी होगी। अलीगढ़ की शाही जामा मस्जिद मामले की आज जिले की सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें याचिकाकर्ता पंडित केशव देव गौतम ने इस स्थान पर बौद्ध स्तूप और मंदिर होने का दावा किया था। याचिकाकर्ता का दावा है कि सरकारी दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने प्रमाण जुटाए हैं, जिनसे ये सिद्ध होता है कि यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से शिव मंदिर, बौद्ध स्तूप और किले के रूप में मौजूद था। इसी सिलसिले में अलीगढ़ प्रशासन द्वारा वक्फ संपत्तियों की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के बाद अवैध रूप से इन संपत्तियों पर कब्जा करने वाले लोगों ने खलबली मचाई हुई है। अलीगढ़ के जनप्रतिनिधियों ने अवैध रूप से कब्जा का विरोध किया है। सब इनकी मानसिकता पहले से ही खराब रही है। कोई बक जगह नहीं है। चाहे रेलवे स्टेशन के सामने बच्ची बहादुर दरगाह हो, उसको भी बना लिया, रेलवे की जमीन पर कब्जा करके वक्फ बोर्ड कर दिया। ये सब फर्जी है, वक्फ बोर्ड कहीं नहीं है। जो शत्रुओं की जमीन थी उसको इन्होंने वक्फ बोर्ड में दर्ज कर दिया। ये टोटल 100% फर्जी है। उसके लिए महाराज जी जांच करा रहे हैं और जिन्होंने ऐसा ऑर्डर किया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने तो अचल सरोवर को वक्फ बोर्ड की जमीन बता दिया, हमारे शमशान को वक्फ बोर्ड की जमीन बता दिया। इनकी मानसिकता खराब है, धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। ये बताइए, देश आजाद होने के बाद की जमीन को निश्चित किया जाएगा। जो शत्रु वहां चले गए वो उनकी जमीन है, इनकी वक्फ बोर्ड की जमीन कहां से आई? केवल इन्होंने क्या करा, एक वक्फ बोर्ड बनाया, उसको खाली जमीन को अपना करके वक्फ बोर्ड की जमीन दिखा दिया गया। ऐसे डॉक्यूमेंट है और ये कुछ षड्यंत्रकारी हैं, उनके कारनामे, उनको कठोर कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार कर रही। ये कांग्रेस के समय में इस प्रकार का दुष्चरित्र किया गया। हम जानते हैं कि एक एक जमीनें जो सनातन की हैं उन पर कांग्रेस ने जो कब्जा करवाया, समाजवादी पार्टी ने कब्जा करवाया, ये वहां पर उन्होंने किया नहीं, ये समाजवादी पार्टी के द्वारा कब्जा कराया गया। और ऐसी जो वक्फ में दर्ज कर दी गई जमीनें हैं या जहां पर कब्रिस्तान बना दिए गए, जहां कोई मुसलमान रहता नहीं है, उन जमीनों को, वो सरकारी जमीनें हैं, सरकारी जमीनें खाली होंगी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार वह उन जमीनों को चिन्हित कर रही है। जो सरकारी जमीन है जिन पर अवैध कब्जे हुए हैं वो सब अवैध कब्जा से मुक्त होंगे।
बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। उन्नत कृषि विकसित भारत की थीम पर आधारित 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का समापन हो गया है। इस बार मेले में 300 स्टॉल लगाए गए थे, जहां उन्नत किस्मों की जीवंत प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा आयोजित पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का सफलतापूर्वक समापन हो गया। इस बार मेले में 300 स्टॉल्स लगाए गए थे, जहां उन्नत किस्मों की जीवंत प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था। मेले में किसानों के लिए उन्नत बीज, जैविक खाद, जलवायु अनुकूल तकनीक, ड्रोन स्प्रे तकनीक, स्मार्ट सिंचाई तकनीक और बाजार लिंकेज जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई गईं। मेले के मुख्य आकर्षणों में IARI द्वारा विकसित नई किस्मों और तकनीकों का जीवंत प्रदर्शन, ICAR के संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों के स्टॉल, FPO, उद्यमियों, स्टार्टअप्स, सार्वजनिक और निजी कंपनियों द्वारा नवीन तकनीकों, उत्पादों और सेवाओं की प्रदर्शनी, तकनीकी सत्र और किसानों वैज्ञानिकों के साथ संवाद और पूसा द्वारा विकसित फसलों की किस्मों की बिक्री शामिल रहे। पूसा कृषि मेले के दौरान उन्नतशील किसानों को अध्येता कृषक पुरस्कार और नवोन्मेषी कृषक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। मुझे यहाँ से राष्ट्रीय अवार्ड मिला है और जिसकी मुझे इतनी खुशी है कि मैं वो बयां भी नहीं कर पा रही हूँ। और मेरे साथ जो मेरे फार्मर्स हैं उनको भी अवार्ड यहाँ से प्राप्त हुआ है और हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है। अब हमने उस खुशी को अपने ध्यान में रखते हुए हम ये सोच रहे हैं कि जो हमारे फार्मर्स जो हमसे जुड़े हुए जो यहाँ पे आ नहीं पाए हैं, तो अब हम उनके पास जाएंगे। जो हमने यहाँ पे सीखा है या वो फार्मर्स समझने की कोशिश कर रही है, तो हम उनको जा करके समझाएंगे, बताएंगे कि इस तरह से अपनी खेती पर और विशेष ध्यान दें। इस राष्ट्रीय पुरस्कार को पाकर मुझे बहुत ही बेहद खुशी महसूस हो रही है और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जिस मुकाम पर मैं आज इस पूसा संस्थान के माध्यम से पहुंचा हूं, जो मेरे और किसान साथी हैं, अगले बार ये भी अध्येता पुरस्कार से सम्मानित होंगे और ये किसानों का सम्मान बढ़ेगा। जो प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है, जो ध्येय है उनका कि भाई किसानों की आमदनी कैसे दुगनी हो और किसानों को किस तरीके से अगली लाइन में लाके खड़ा किया जाए, ये उसी का एक कदम है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और पूसा जैसे संस्थान जहां बेहतर किस्मों और नई कृषि तकनीकों का विकास कर किसानों को सशक्त बना रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाना है, जिसके लिए एकीकृत कृषि प्रणाली और बागवानी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार खेती को पारंपरिक तरीके से आगे बढ़ाकर एक लाभकारी व्यवसाय बनाने पर भी जोर दे रही है और उन्नत तकनीक, उच्च गुणवत्ता वाले बीज और वैज्ञानिक नवाचारों को किसानों तक पहुंचाने पर काम कर रही है। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ मैं शमीम अख्तर, DD न्यूज़, पूसा कृषि विज्ञान मेला, दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 1 मार्च तक बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति आज सबसे पहले बिहार की राजधानी पटना पहुंचेंगे। राष्ट्रपति आज बिहार में पटना मेडिकल कॉलेज के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस मेडिकल कॉलेज की शुरुआत 1925 में की गई थी। देखिए ये खास रिपोर्ट। 25 फरवरी 2025 को बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज को 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस अवसर पर शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। बिहार एवं देश विदेश से करीब 3,500 PMCH के पूर्ववर्ती छात्र इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने वाली हैं। साल 1925 में जब देश आजाद नहीं हुआ था, तब इसकी स्थापना की गई थी। उस समय इसका नाम प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज था। यूनाइटेड भारत के चुनिंदा 5 मेडिकल कॉलेज में पटना मेडिकल कॉलेज एक था। पटना को एक बहुत बड़ा तोहफा मिला, जो कि 5,462 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, जिसके चलते ये इंडिया में ही नहीं विश्व में दूसरा सेकंड बड़ा अस्पताल होगा और ये चिकित्सा का हर तरह का इलाज यहाँ संभव होगा। PMCH को विश्व स्तरीय अस्पताल बनाना राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। इस दिशा में तेजी से काम चल रहा है। पहले चरण के 2 टावर का निर्माण पूरा होने के बाद मेडिकल उपकरणों की सप्लाई शुरू हो गई है। अगले महीने तक अस्पताल के 2 टावर पर बने 1050 बेड की शुरुआत होगी। इन दोनों टावरों में 65 ICU बेड, 44 पोस्ट ICU बेड, 10 डिलक्स और 100 प्राइवेट, वहीं 2 सूट रूम हैं। यहाँ मरीजों के लिए 5000 बेड की सुविधा भी दी जा रही है।
इसके बाद पीएमसीएच देश का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बन जाएगा। गायनी में जितने ऑन्कोलॉजी के जितनी पेशेंट्स आती हैं, जितने कैंसर की पेशेंट्स आती हैं, उनका सारा का इलाज हो रहा है। और हमारे यहाँ कीमोथेरेपी की भी व्यवस्था है, जहाँ पर जाके उनको कीमोथेरेपी और रेडिएशंस भी पड़ते हैं। पटना मेडिकल कॉलेज से निकले हुए डॉक्टर सारी दुनिया में फैले हुए हैं, जिन्होंने काफी नाम कमाया। अभी टेक्नोलॉजी और अभी एडवांसमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ है। अभी उस हिसाब से भी पीएमसीएच में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। बहुत सा नया नया डिपार्टमेंट खुला, सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट बहुत सा खुला और वो काफ़ी अच्छे ढंग से यहाँ पर कार्यरत है। पीएमसीएच के 100 साल पूरा होने के मौके पर शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 फरवरी को बिहार आ रही हैं, जहां वो नई बिल्डिंग का भ्रमण भी करेंगी। पटना का मेडिकल कॉलेज 100वें साल में तरुण अवस्था में जा रहा है। 5000 बेड की कैपेसिटी यहाँ पर डेवलप की जा रही है, जिसके बाद ये अस्पताल दुनिया के सबसे बड़े अस्पतालों की लिस्ट में शुमार हो जाएगा। इसके साथ ये देश का सबसे बड़ा अस्पताल भी बन जाएगा। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा, मेरी सहयोगी संध्या शर्मा के साथ। नमस्कार।